हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147। अब ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट क्या है, तो पहले मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इसका मीनिंग बताती हूँ ताकि आगे वाली आने वाली जब हम बुक से इसको मैं एक बार रीड करूंगी तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो बच्चों, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट यानी कि ऐसी कोई इनकम जो असेसमेंट होने से एस्केप हो गई है, यानी किसी भी व्यक्ति की असेसी की ऐसी कोई आय जिसका असेसमेंट नहीं हुआ, जो असेसमेंट होने से छूट गई। ठीक है। और रीअसेसमेंट आप दोबारा से किसी भी इनकम की असेसमेंट करना। ठीक है, इनका ये नाम से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है। अब दूसरी बात समझो, ये बात ध्यान से पढ़ना कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास ये एक रीजन है टू बिलीव, mind this line, if the assessing of read this line carefully, if the assessing officer has reason to believe that income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year, तो यदि असेसिंग ऑफिसर के पास ये रीजन है, पावर से अलग बात हो रही है बच्चों, पावर की बात नहीं हो रही कि असेसिंग ऑफिसर के पास किसी भी वजह से उसको लगता है, उसके पास एक रीजन है जिसकी वजह से वो ये जान पा रहा है कि कोई इनकम ऐसी है जिसके ऊपर असेसी ने टैक्स पे नहीं किया किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, तो ऐसे केसेस में वो पर्टिकुलर इनकम जो है उसको हम इनकम हैविंग एस्केप्ड असेसमेंट कहेंगे। अब ऐसी इनकम कौन सी हो सकती है? वो इनकम हो सकती है यदि किसी असेसी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी तो ऑब्वियसली उसकी इनकम एस्केप हो गई असेसमेंट से, या फिर उसकी जो टोटल इनकम है या उसकी टोटल इनकम, या यदि वो किसी भी पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव है जिस उसने किसी के बिहाफ पे रिटर्न फाइल करनी थी, उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम है वो मिनिमम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज्यादा थी लेकिन उन्होंने तब रिटर्न फाइल नहीं करी, तो वो इनकम क्या हो जाएगी? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जहां पर असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल की है लेकिन उस पर नो असेसमेंट हैज बीन मेड, उसके ऊपर कोई असेसमेंट इस सेंस में नहीं हुई कि असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि जो टैक्स पेयर है उसने अपनी इनकम कम दिखाई है या लॉसेस ज्यादा दिखाए हैं या डिडक्शन ज्यादा क्लेम कर ली है जितना पैसा उसने एक्चुअल में इन्वेस्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में, या उसने रिलीफ के लिए अलाउंस के लिए क्लेम किया है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर के पास ये रीजन है उसकी बातों को उसकी रिटर्न से जज करने का, और ऐसी इनकम को हम क्या कहेंगे? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कहेंगे। ठीक है। तीसरी बात, जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने जहां पर टैक्स पेयर ने, असेसी ने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की तो वो उसको अपनी रिपोर्ट में फर्निश करना जरूरी था और उसने उसको रिपोर्ट में फर्निश नहीं किया, तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन से हुई जो इनकम है वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट देखो, जहां पर एक असेसमेंट तो हो गई है उस व्यक्ति की बट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज बीन, या फिर वो जो इनकम है उसने रिटर्न फाइल कर दी, असेसमेंट हो गई, लेकिन जो इनकम है वो क्या रही? अंडर असेस रही, जो टैक्स बना वो लो रेट पर बना, या उसने एक्सेसिव रिलीफ, एक्सेसिव लॉस, डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम किए हैं। यही सारे पॉइंट्स हो गए। और यदि किसी व्यक्ति के पास कोई फॉरेन में आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी है, कोई असेट है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऐसी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम भी किसमें आ जाएगी? इनकम एस्केप असेसमेंट में आ जाएगी। अब बात आती है बच्चों, ये जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है ये सेक्शन 147 में है। अब इसका क्या प्रोसीजर है? इसके प्रोसीजर में सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर जो है 148 सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर को एक नोटिस देगा जिसमें ही हैज टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि जिसमें वो उसको एक सुनवाई का मौका देगा कि हाँ जी, आपकी ऐसे एज पर लाइक आई हैव रीजन टू बिलीव दैट आपने ये इनकम अपनी अंडर असेस की है, या ये इनकम छुपाई है, या ये डिडक्शन आपकी नहीं बनती है, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस। तो वहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास एक रीजन था, असेसिंग ऑफिसर ने उसको टैक्स पेयर को एक नोटिस दे दिया। ठीक है। अब
यहाँ पर assessing officer has reason to believe that the income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year, then he may assess or reassess such income and also any other income chargeable to tax which has escaped assessment। यानी कि assessing officer को जब कभी भी लगता है तो वो खुद से भी उस पर्टिकुलर इनकम को असेस या रीअसेस कर सकता है जो उसके नोटिस में आती है। ठीक है, तो अब उसके पास ये पावर है कि वो खुद से कंप्यूट कर सकता है जो भी उसने लॉस क्लेम किया है, डेप्रिसिएशन टैक्स पेयर ने जो भी क्लेम किया है वो उसको खुद से भी कंप्यूट असेसिंग ऑफिसर कर सकता है, उसके पास ये पावर भी है। ठीक है, और अगर असेसिंग ऑफिसर ने अपनी उसके पास पावर है, उसने खुद से कंप्यूट कर ली बट द टैक्स पेयर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो टैक्स पेयर कैन फाइल एन अपील। क्लियर। अब इशू ऑफ नोटिस वेयर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, मैंने आपको भी बताया कि असेसिंग ऑफिसर असेसी को 148 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसको नोटिस इशू कर सकता है टैक्स पेयर को, बताया। तो वो जो नोटिस है उसमें वो बात ये आती है कि नोटिस कैसे इशू होगा, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो देखो असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसी को नोटिस देगा, जिस नोटिस में वो उसको कहेगा कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करो, या जिस व्यक्ति के बिहाफ पर जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हो उसकी रिटर्न फर्निश करो। ठीक है, तो वो उस रिटर्न को वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो टैक्स पेयर है वो फिलअप करेगा और वेरिफिकेशन होगी उसकी प्रॉपर। ठीक है, हाउएवर बिफोर इशूइंग सच नोटिसेस द असेसिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। तो नोटिस से पहले उसको ये रीजन भी बताना पड़ेगा कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, असेसी को ऐसा क्यों, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा रीजन, मतलब हमने लिखा है ना असेसिंग ऑफिसर हैज द रीजन टू बिलीव, तो उसको वहां पर वो रीजन देना है कि भाई हाँ भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ये पर्टिकुलर इनकम जो है छुपाई है और इसके ऊपर तुम्हारा इतना टैक्स बनता है। अब बात आती है कि जो नोटिस इशू करना है वो कितने टाइम के अंदर अंदर इशू कर सकते हैं। तो जो नोटिस इशू होगा वो सेक्शन 148 में होता है और उसकी जो टाइम लिमिट है वो किसमें आ गई, सेक्शन 149 में। तो यदि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो एस्केप्ड इनकम है वो 1 लाख से कम है तो 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो ये जिस पर्टिकुलर ईयर की वो इनकम है उस इनकम से लेकर के 4 साल, उस पर्टिकुलर ईयर से लेकर के 4 साल तक के बीच में वो नोटिस जा सकता है यदि एस्केप्ड इनकम 1 लाख से कम है। यदि एस्केप्ड इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो जिस पर्टिकुलर ईयर की वो इनकम है उस साल से लेकर के 6 साल तक के बीच में असेसी को नोटिस इशू हो सकता है। और अगर एस्केप्ड इनकम जो है वो किसी फॉरेन एसेट से रिलेटेड है तो जिस पर्टिकुलर ईयर में से रिलेटेड वो असेसमेंट थी उस पर्टिकुलर ईयर से लेकर के 16 years। क्लियर। नाउ द पॉइंट इज अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ नोटिस, कि असेसिंग ऑफिसर के पास क्या ये अथॉरिटी है या कैसे वो जो है नोटिस इशू करेगा, उसके लिए उसको क्या क्या परमिशंस लेनी है। तो असेसिंग ऑफिसर जो कि जॉइंट कमिश्नर से बिलो के रैंक का है वो इशू कर सकता है नोटिस अंडर सेक्शन 148 अप टू 4 years, बताया जैसे 4 और 6 years वाला जो मैंने आपको टाइम बताया। ठीक है, लेकिन वो इशू तो कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है, ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, तो 4 साल तक उसको किसका अप्रूवल लेना है, जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना है और उसके बाद ही वो नोटिस इशू कर सकता है। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years द असेसिंग ऑफिसर कैन इशू नोटिस विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। क्लियर। तो अगर 4 साल तक यानी कि 1 लाख वाला नोटिस है जो भी बड़ा था तो उसके लिए उसको किसकी परमिशन चाहिए, जॉइंट कमिश्नर के लिए। 6 years वाला है या 16 years वाला है यानी कि 1 लाख से ज्यादा की एस्केप्ड इनकम है या फॉरेन एसेट है तो उसके लिए वो किसकी परमिशन चाहिए, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की चाहिए। क्लियर। नाउ द पॉइंट इज एक्सेप्शन टू टाइम लिमिट। अभी ये जो हमने 4 years, 6 years और 16 years का नोटिस पढ़ा तो बात ये आती है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम के अंदर अंदर जो है सॉरी ये जो टाइम लिमिट पढ़ा इसकी एक्सेप्शन क्या है। तो इसकी एक्सेप्शन ये है कि जो भी आपने टाइम लिमिट पढ़ी वो किन किन केसेस में अप्लाई नहीं होती है। यदि कोई ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने या किसी इनकम टैक्स में अपील के थ्रू कोई ऑर्डर पास हो गया है तो उस अपील या किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ऑर्डर पास हुआ है तो चाहे 4 साल हो गए हो, 4 साल के बाद भी, 6 साल वाले केस में 6 साल के बाद भी और 16 साल वाले केस में 16 साल के बाद भी असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो है वो कंसीडर हो सकती है। ड्रॉपिंग ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसेसिंग मतलब कब इसको ड्रॉप किया जा सकता है, तो अगर इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो कंडीशन क्या है कि अगर असेसमेंट रीओपन हो गई है, असेसी ने कोई
अपील फाइल नहीं करी है, या फिर ऐसे ये प्रूव कर देता है कि जो इनकम है दैट हैव ऑलरेडी बीन असेस्ड। क्लियर। अदर प्रोविजंस क्या है अंडर सेक्शन 152 की यदि कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 हुई है तो टैक्स जो है दैट शैल बी चार्जेबल एट द रेट्स एप्लीकेबल इन द रिस्पेक्टिव ईयर इन विच द सच इनकम वुड हैव बीन लायबल टू टैक्स। तो अब देखो कहीं 4 साल बाद हो सकता है टैक्स रेट बढ़ गया हो या कम हो, क्योंकि टैक्स रेट तो हर साल चेंज होते हैं। तो अगर ऐसी कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट फाइंड आउट हुई है तो उसके ऊपर टैक्स किस रेट से अप्लाई होगा, वो उसी रेट से अप्लाई होगा जिस ईयर की वो इनकम है। उस ईयर में जो भी टैक्स रेट्स थे वही जो है रेट अप्लाई होंगे। सो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या है? टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट दे रखी है कि जो असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 है वो दैट शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कैसे है? 9 मंथ्स इफ द नोटिस इज सर्व्ड बिफोर 1 अप्रैल 2019। अगर नोटिस 2019 से पहले का है तो 9 महीने, और ये 2019 में अमेंडमेंट आ गई थी तो 2019 के बाद का अगर नोटिस है तो 12 महीने में के अंदर अंदर जिस आपको जब भी टैक्स पेयर को नोटिस मिला उसके 9 या 12 महीने के अंदर अंदर डिपेंडिंग अपॉन उसको किस डेट पे नोटिस मिला ये आपको ये जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हो जाता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। तो कई बार क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया जिसकी वजह से, ठीक है, समटाइम्स देयर मे बी अ मिस्टेक इन एन ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर, कि असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया उसमें कोई गलती है। तो ऐसी केस में जो मिस्टेक विच इज अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड कैन बी रेक्टिफाइड। तो वो गलती क्या है? रेक्टिफाई हो सकती है। सो ऑर्डर विच कैन बी रेक्टिफाइड, कौन कौन से ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकते हैं? तो अमेंड एंड देखो विद द व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या अमेंड कर सकती है जो भी नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया था जिसमें कोई मिस्टेक थी। तो कोई भी वो कहते हैं अमेंड एनी ऑर्डर passed under any provisions of income tax act, कि असेसिंग ऑफिसर ने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर अगर पास किया है जिसमें मिस्टेक है तो वो ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है। एनी ऑर्डर यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी इंटीमेशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डीम्ड इंफॉर्मेशन जो कि गलत सेंड हो गई वो भी रेक्टिफाई हो सकता है। एनी इंफॉर्मेशन दैट डील्स विद प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस और टीसीएस वो भी रेक्टिफाई हो सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो इनिशिएशन ऑफ रेक्टिफिकेशन बाय होम, रेक्टिफिकेशन कौन करता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी कर सकते हैं बाय देयर ओन मोशन, जब उनको खुद से लगता है। तो यदि टैक्स पेयर को लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो वो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकता है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और यदि कमिश्नर अपील्स के द्वारा कोई नोटिस इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग भी जो है रेक्टिफिकेशन इनिशिएट किया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट क्या है? रेक्टिफिकेशन की जो टाइम लिमिट है उसमें ये बता रखा है 4 इयर्स। जब एक ऑर्डर पास हुआ था उसके 4 साल के अंदर अंदर जो ओरिजिनल ऑर्डर है, ठीक है, 4 साल के अंदर अंदर रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये कब है? जब टैक्सेशन अथॉरिटीज ऑन हिज ओन मोशन, जब वो खुद से कर रहे हैं तो वो जिस दिन उन्होंने खुद नोटिस इशू किया और उनको लगा कि हाँ भाई इसमें कुछ गलती थी तो वो उस नोटिस को 4 साल के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं। और यदि जो रेक्टिफिकेशन का नोटिस है वो टैक्स पेयर ने दिया है, एप्लीकेशन दी है टैक्स पेयर ने कि इस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाए, तो वो जिस दिन उसको एप्लीकेशन दी है टैक्स पेयर ने तो उस दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो एप्लीकेशन वो जो रेक्टिफिकेशन है वो करनी जरूरी है। सो नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड में क्या है कि यदि कोई भी इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी, फाइन या कोई भी सम किसी भी एक्ट इस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पेंडिंग है तो असेसिंग ऑफिसर जो है असेसी को एक नोटिस दे सकता है जिसमें वो जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो असेसी को है जितना भी अमाउंट असेसिंग ऑफिसर ने कहा है उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसको वो अमाउंट जो है वो पे करना है। और ये जो 30 दिन का अमाउंट है, ये 30 दिन का जो टाइम है इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, तो लेकिन हाउएवर प्रायर अप्रूवल ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड। और उसके लिए इनकम टैक्स जो असेसिंग ऑफिसर है उसका प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है, तो ही ये टाइम लिमिट जो है बढ़ाई या घटाई जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी आर डन विद द चैप्टर। टेक केयर।